जय हिंद साथियों, आज तारीख है 20 जनवरी 2024, दिन है शनिवार। तो स्टार्ट करते हैं आज का मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर जो हम लोग के परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो कल क्या है ना, एक रिपोर्ट जारी हुआ था, उसमें आपको बताया गया है कि सबसे अधिक सोना जो है फॉरेक्स रिजर्व गोल्ड के रूप में किस देश के पास है। तो बहुत सारा क्वेश्चन है, तो चलिए क्या क्या पढ़ने वाले हैं तो आज हम लोग देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग फिर देखते हैं। सबसे पहले क्या है ना, राष्ट्रपति द्वारा कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेंगे। उसके अलावा क्या है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने किस उम्र के छात्रों को कोचिंग संस्था में प्रवेश पर बैन लगा दिया है। ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना, तो बहुत बड़ा ट्रेंडिंग में ये आपका न्यूज चल रहा है। उसके बाद क्या है ना, फोर्ब्स के हाल ही के रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे मजबूत करेंसी कौन सी हो गई है। ठीक है, तो अभी आपका फोर्ब्स का आपका रिपोर्ट जारी किया है, जिसमें आपका दो चीज कहा गया। फोर्ब्स के रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक सोने का भंडार किस देश के पास है। ठीक है, तो सोने के भंडार में टॉप 10 में हम लोग भी आज इस बार आ गए हैं, तो हम लोग के लिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है। ठीक है ना, कल ही प्रधानमंत्री मोदी जी किए हैं। और बोइंग तो जानते हैं बहुत बड़ा हवाई जहाज बनाता है, बहुत बड़ा कंपनी है ना, अमेरिका का है। उसके अलावा क्या है ना, महातारी वंदना योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है। महातारी वंदना योजना है। ठीक है, उसके बाद क्या है, विंग्स इंडिया अवार्ड 2024 का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार किसने जीता है। ठीक है, तो जानते हैं विंग्स इंडिया का जो है आयोजन आपका बेगमपेट में किया जा रहा था, तो कल ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा आपका ये अवार्ड प्रदान किया गया है। ठीक है ना, उसके बाद क्या है, रीन आई रीफ क्षेत्र किस सागर में स्थित है। तो इस क्षेत्र को लेकर के बहुत काफी विवाद था और इसमें समझौता हो गया है, तो हम लोग ये सारा क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है सारा क्वेश्चन आपके लिए, और आराम से देखते चलिए, समझते चलिए, सारा चीज हम लोग आराम से पढ़ लेंगे। हैं, चलिए तो देखते हैं क्या क्या आज करने वाले हैं हम लोग। चलिए, तो सबसे पहले क्या है कि राष्ट्रपति द्वारा कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, तो राष्ट्रपति द्वारा कितने बच्चों को क्या दिया जाएगा, राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया जाता है। देखिए, ये पुरस्कार जो दिया जाता है ना, 5 वर्ष से लेके 18 वर्ष आयु के जो बच्चे होते हैं उसी को चुना जाया जाता है। ठीक है, इसमें कुछ क्षेत्र है, जैसे आपको बहुत सारा जो क्षेत्र होता है, जैसे आपको हम बताते हैं। ठीक है ना, इन क्षेत्रों में विशेष योगदान देता है बच्चे, जो 5 साल से 18 वर्ष की आयु का बच्चा होगा उसी को चयनित किया जाता है, और इस बार टोटल 19 बच्चे को चयनित किया गया है। ठीक है, तो ये बिल्कुल भी याद रखिएगा, कितने बच्चे को, 19 बच्चे को इस बार आपका राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया जाएगा, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। और ये दिया जाएगा आपका 22 जनवरी को। कब दिया जाएगा, तो क्या कहिएगा, 22 जनवरी को दिया जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, तो सुनिए, इन बच्चों को कला किस क्षेत्र में चुना जाता है। कला में, संस्कृति में, ठीक है, वीरता में और नवाचार में, उसके बाद सामाजिक सेवा और खेल में असाधारण उपलब्धि के लिए चुना जाता है। तो टोटल इस बार कितना बच्चा को चुना गया है, 19 बच्चे को। 19 बच्चे में से 10 आपका जो है लड़की है और 9 जो है लड़का है। ठीक है, और इन क्षेत्रों में दिया जाता है। अगर आपको पूछ देगा कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार किन क्षेत्रों में नहीं दिया जाता है, तो ये चीजें समझ जाइएगा कि कला के क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में, वीरता में, नवाचार में, सामाजिक सेवा में, खेलों के असाधारण उपलब्धि के लिए टोटल ये आपको पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, और ये कितना को दिया जाएगा, तो 19 बच्चे को दिया जाएगा, जिसमें से 9 लड़के हैं और 10 लड़की हैं। ठीक है, जो 5 वर्ष से लेकर 18 वर्ष के बीच का बच्चा हो। ठीक है, तो चलिए किस क्षेत्र में किस किस पुरस्कार को दिया जाएगा ये थोड़ा सा समझ लीजिए। पुरस्कार पाने वाले में 9 लड़के और 10 लड़कियां हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बाल पुरस्कार 2024 देश के सभी क्षेत्रों में चुने गए 19 बच्चों को उनकी असाधारण उपलब्धि के लिए प्रदान किया जाएगा, जिसमें से कला और संस्कृति में 7 है। ठीक है, बहादुरी में 1 है, नवाचार में 1 है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में 1 है, सामाजिक सेवा में 4 है, और खेल में कितना है, 5 है। पुरस्कार विजेताओं में 2 आकांक्षी जिले सहित 18 राज्य इसमें शामिल किए गए। ठीक है, तो ये बिल्कुल भी याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ गए मेरे हिसाब से, 22 जनवरी को प्रदान किया जाएगा और राष्ट्रपति द्वारा ये दिया जाता है। तो इस बार टोटल कुल कितने बच्चे को दिया जाएगा, 19 बच्चे में से 10 लड़की हैं और 9 लड़के हैं। ठीक है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने कितने उम्र के छात्रों को कोचिंग संस्थानों में प्रवेश पर बैन लगाया है। तो अभी जो है केंद्रीय शिक्षा मंत्री हम लोग का कौन है, धर्मेंद्र प्रधान है। तो शिक्षा मंत्रालय के तरफ, मतलब शिक्षा मंत्रालय की ओर से आपको गाइडलाइन जारी किया गया है, और इसमें कहा गया है कि जो भी 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे होंगे वो कोचिंग नहीं जाएंगे। ठीक है, ये बिल्कुल भी गाइडलाइन है। अब इसके पीछे बहुत सारा रीजन है। ठीक है, आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आप लोग को पता होगा कि देखिए अभी कैसे कोचिंग वाले के परिसर से, कोचिंग वाले जो भ्रामक विज्ञापन करते हैं, वो सबको लेकर के कितना बच्चा इसका शिकार होता है और बाकी कितना बच्चा सुसाइड करता है। कोटा को तो जान ही रहे हैं, कोटा में लोग जाते हैं पढ़ने के लिए और फाइनली वहां पे सुसाइड कर लेते हैं। ठीक है ना, तो एक तरह से वहां पे सुसाइड सेंटर आपको, मतलब पिछले कई सालों से इतना ज्यादा आपका सुसाइड का रेट बढ़ा है कि जिसमें सरकार भी इसको लेके बहुत चिंतित था, और ये सब लेकर के
अब क्या किया है कि 16 वर्ष से जो भी कम वर्ष के बच्चे होंगे वो कोचिंग नहीं जाएंगे। अब 16 वर्ष से कम के बच्चे मतलब जो माध्यमिक में कितना होता है, कम से कम 16 वर्ष होगा। तब जब आप 10th करते हैं तो तब तक 16 वर्ष हो जाते हैं, उससे पहले आपको कोचिंग नहीं जाना है। इसके लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की तरफ से आपको गाइडलाइन जारी किया गया। देखिए, शिक्षा मंत्रालय ने कोचिंग केंद्रों पर विनियमन करने के लिए 2024 दिशा निर्देश जारी किया है। ठीक है, कोई भी कोचिंग संस्था 16 वर्ष से कम उम्र के विद्यार्थी को नामांकन नहीं करेगा। संस्थान की निगरानी राज्य सरकार की जिम्मेदारी में होगी। छात्र का नामांकन माध्यमिक स्कूल परीक्षा के बाद ही किया जाएगा। देखिए, अब इसमें क्या क्या गाइडलाइन किया गया, सबसे पहले आपको हम बताते हैं। ये तो कहा दिया है केंद्र सरकार के द्वारा, जो शिक्षा मंत्रालय है उसके तरफ से कहा दिया है कि आप 16 वर्ष से कम बच्चे को आप कोचिंग नहीं भेज सकते हैं। ठीक है, पहली बात है, अगर कोई भी कोचिंग संस्था हो, सबसे पहली बात है उसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो भी अगर आप वहां पे शिक्षक रखते हैं तो कम से कम वो शिक्षक क्या होना चाहिए, आपका स्नातक मतलब ग्रेजुएट होना चाहिए। ग्रेजुएट से कम होगा तो सब गड़बड़ी हो जाएगा। अगर आप ये सारे प्रावधान का उल्लंघन करते हैं तो ठीक है, तो आपको क्या पेनल्टी भरना पड़ेगा, आप पे क्या लगेगा पेनल्टी। और वो पहला बार पेनल्टी कितना 25,000 देना पड़ेगा। दूसरा बार फिर गलती कीजिएगा तो आपको 1 लाख रुपया देना पड़ेगा। और तीसरा बार में आपका जो पंजीकरण है वही आपको रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, और ये सारा काम किसको दिया गया है, राज्य सरकार को दिया गया है। राज्य सरकार एक जो है आपका समिति होगा, ठीक है, ठोस समिति, मतलब वो आपका चीजों को जांच पड़ताल करेगा और 30 दिन के भीतर जो भी कंप्लेन होगा वो कंप्लेन को निपटारा करना पड़ेगा। अगर आप कोई शिक्षण संस्था में पढ़ रहे हैं, आप मान लीजिए 50,000 रुपया दे दिया, 50,000 रुपया दे दिया, आपके साथ कोई विपत्ति आ गया, कोई परेशानी हो गया, या आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ने का मन नहीं कर रहा था, जितना दिन पढ़े हैं और जितना दिन नहीं पढ़े हैं उसका पैसा वापस होगा। बहुत बार क्या होता था ना कि कोई भी कोचिंग संस्था वाले पैसा वापस नहीं करते थे। ठीक है, मनमानी करता था या फिर लेट हो जाता था, कोर्स पूरा नहीं हुआ तो उसमें मनमानी करता था। अब नहीं, जितना दिन आप पढ़े हैं, पढ़ने के बाद जो रेस्ट पैसा होगा वो पैसा आपको देना पड़ेगा। कोई भी मेस हो या हॉस्टल हो, वहां पे आप जो भी खाने पीने का पैसा दिए हैं, जितना दिन तक खाए हैं उतने दिन तक देना पड़ेगा। जो नहीं खाए हैं उसको आपको वापस करना पड़ेगा। ये सारा गाइडलाइन जारी किया है किसके द्वारा, तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। शिक्षा मंत्री हम लोग का कौन है, धर्मेंद्र प्रधान है। तो ये बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारा चीज देखा गया था कि सबसे पहली बात है ना, स्कूल में बच्चे नहीं पहुंच रहे हैं। होता क्या है ना, कोचिंग वाले भ्रामक विज्ञापन कर देते हैं, ठीक है, कि आपका 2 महीना में हम कोर्स कंप्लीट कर देंगे। इस चक्कर में बच्चा स्कूल नहीं जाता है। अब बच्चा जब स्कूल नहीं जाएगा तो उसका जो भी एक्स्ट्रा करिकुलम है वो कर नहीं पाता है कि नहीं है। बच्चा का क्या है, मानसिक तनाव हो जाता है। कोचिंग वाले ज्यादा रैंकिंग वैंकिंग दिस दैट के चक्कर में बच्चे को क्या करते हैं, बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। तो सरकार इसको लेके गाइडलाइन शुरू किया है। कोई भी कोचिंग संस्था वाले अगर 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को पढ़ाता है तो उसको पेनल्टी भरना पड़ेगा 25,000। दूसरा फिर वही गलती करेगा तो 1 लाख, और फाइनली बाद में उसका पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सारा बात था, शिक्षा मंत्रालय की तरफ से ये आदेश है। तो ये हम लोग के लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बन के आता है। ठीक है, चले आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, फोर्ब्स के हाल ही के रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन हो गई है। ठीक है, तो अभी हाल ही में जो है ना, फोर्ब्स का एक रिपोर्ट जारी हुआ है। इसमें निकल के आया है कि जो कुवैती दिनार है ना, कुवैती दिनार, कुवैत तो जानते ही हैं, कुवैत खाड़ी देश में आता है। तो कुवैत जो है क्या किया है, कुवैती दिनार सबसे शक्तिशाली है। कितना शक्तिशाली है भैया, तो 270 रुपया इंडिया रुपए के बराबर। एक कुवैती दिनार बराबर इंडिया का 270 रुपया, और एक डॉलर बराबर कितना होता है, तो भाई 3.2 समथिंग होता है। $1 के बराबर कुवैती दिनार हुआ तो कुवैत में चलता है ये। ठीक है, और दिनार जॉर्डन में चलता है। यूएस डॉलर यूएस में चलता है। डॉलर तो जानते ही अमेरिका का है। ठीक है, और पाउंड स्टर्लिंग कहाँ चलता है, ये पाउंड स्टर्लिंग कर लीजिएगा, ये आपका चलता है यूके में। ठीक है, कहाँ पे चलता है, यूके में चलता है, यूके बराबर लंदन। ठीक है, तो कुवैती दिनार सबसे मजबूत करेंसी बन के निकल के आया है। तो ये बिल्कुल भी समझते चलिएगा। बहुत बार पूछ लेता है कि सबसे मजबूत करेंसी किसका है, तो कौन सा, हम लोग को लगता है कि डॉलर है। ठीक है, तो डॉलर से भी हेवी है कुवैती दिनार है। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, फोर्ब्स के रिपोर्ट के अनुसार क्या है, सबसे अधिक सोने का भंडार किस देश के पास है। तो ये हम लोग के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इस वजह से इंपॉर्टेंट है, इसको वीवीआई कर लीजिए। ये इस वजह से इंपॉर्टेंट है ना, ये देखिए, ये सोना जो है ना, क्या फॉरेक्स रिजर्व का बहुत बड़ा एक अंग माना जाता है। हम लोग बोलते हैं ना, विदेशी मुद्रा भंडार हो या कोई स्वर्ण हो, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। ठीक है, अगर आपके देश में किसी भी तरह का विपत्ति परिस्थिति हो या किसी तरह से अर्थव्यवस्था फॉल डाउन हो जाता है, तो फाइनली आपका गोल्ड ही ऐसा होता है जो निकल के आगे आता है और आपकी अर्थव्यवस्था को बचाता है। आप लोग सुनते होइएगा कि हम लोग एक बार अपना सोना गिरवी रख दिए थे। ठीक है, समझ रहे हैं, मनमोहन सिंह के समय में, है ना, जब वो वित्त मंत्री हुआ करते थे, 1991 की बात है। तो कहने का मतलब ये है, एक तरह से किसी अर्थव्यवस्था का रीढ़ माना जाता है। और ये इस सब प्रचलन कब आया, तो क्या कहिएगा, एक ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था, आईएमएफ जब बना था। ठीक है, तो तभी से आपका सोना आया निकल करके। ठीक है, ये एक तरह से मुद्रा का, अगर मुद्रा कुछ नहीं है तो आप क्या है ना, इसको आप एक तरह से आप मुद्रा के रूप में यूज कर सकते हैं। ठीक है, और इसी होर में
लग गया है पूरा देश। तो इस बार क्या हुआ है कि हम लोग ना टॉप 10 में आए हैं, हम लोग का इस बार 9वां स्थान है, ठीक है, पूरे सोना में, पूरे विश्व में जो सोना रखाता है सब देश के पास, ठीक है, तो हम लोग 90वें स्थान पे है। पहला स्थान पे कौन है? अमेरिका है। अमेरिका के पास अच्छा खासा सोना है, ठीक है ना, तो अमेरिका के पास सोना का भंडार बहुत है। कितना है भैया? तो उसके पास टोटल कितना कहिएगा? उसके पास टोटल आपका इतना है, मतलब 8,133, गलत दिखाया है, ठीक है, 8,133 जो है इसके पास क्या है, 8,133.64 जो है टन इसके पास सोना है। और भारत के पास कितना है? 800, कितना कहिएगा? 800.78 टन हम लोग के पास सोना है, ठीक है। पहले नंबर में अमेरिका है, दूसरे नंबर पे जर्मनी है, तीसरे नंबर पे इटली है और चौथे नंबर में फ्रांस है, पांचवें नंबर पे रूस है, ठीक है, पांचवें नंबर पे रूस है। फिर इधर आपका आइएगा तो स्विट्जरलैंड है, फिर है, ठीक है ना। तो उसके बाद हम लोग 9वें स्थान पे हैं। तो बिल्कुल भी याद रखिएगा। देखिए ये जान लीजिए कि किसी भी देश का जो अर्थव्यवस्था होता है, अर्थव्यवस्था में कोई भी आपका विदेशी मुद्रा हो या फिर आपका गोल्ड हो, ये बहुत महत्वपूर्ण रखता है। फॉरेक्स रिजर्व, टोटल अमेरिका का जो फॉरेक्स रिजर्व है, विदेशी मुद्रा भंडार जो होता है, उसका लगभग कितना परसेंट के करीब करीब है? 68% के करीब करीब है उसके पास कौन? सोना है। और हम लोग के पास जो है पूरा हम लोग का जो फॉरेक्स रिजर्व में इसका कितना हिस्सा है? तो क्या कहिएगा? लगभग 6 दशमलव समथिंग है, ठीक है, 6 दशमलव समथिंग है, 7% मान के चलिए, इतना है। बहुत बार पूछ दिया जाता है कि आप जो सोना है, ठीक है, तो टोटल फॉरेक्स रिजर्व का कितना परसेंट है? तो 7% के अप्रोक्स माना जाता है, ठीक है। तो ये बात समझते चलिएगा। कल ही ये रिपोर्ट आया है। तो टॉप में कौन हो जाएगा? अमेरिका, दूसरे नंबर पे जर्मनी है, तीसरे नंबर में इटली है, चौथे नंबर में फ्रांस है, पांचवें नंबर पे रूस है। रूस के साथ तो धोखाबाजी हो गया, जानते क्या हुआ है? तो रूस जो है ना, देखिए अभी रूस के पास अच्छा खासा सोना था, ठीक है, तो सोना कहीं कहीं लोग अपनी रख देता है कि नहीं है। अब रूस यूक्रेन के बीच युद्ध हो गया और जिस देश के पास जिसका सोना है, ठीक है, अब वो उसको सोना देना ही नहीं चाहता, फ्रीज कर दिया, ठीक है। तो अभी रूस बोला है कि नहीं, आपको जो है सोना देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि जानते हैं ना, क्लाइमेट चेंज को लेकर के भी बात आ रहा था, तो उसमें बोला कि हम ठीक है, जलवायु परिवर्तन में हम पैसा देंगे, जितने भी देश में हम लोग का सोना है, मेरे पास पैसा नहीं है, उस पैसा उस सोना को दीजिए, उसी सोना से निकाल के हम पैसा अपना जलवायु परिवर्तन में लगाएंगे, ठीक है। जो भी विकासशील देश है जिसको चाहिए हम वहां से देंगे। तो रूस आना चाहिए थोड़ा सा ऊपर, मगर उसको 5वें नंबर में ले जाके धकेल दिया है, ठीक है। तो चले आगे बढ़ते हैं। रूस के साथ क्या होता है? अन्याय हो रहा है। चलते हैं, समझ गया ना कितना कितना सोना है। तो भारत के पास कितना है, क्या कहिएगा? भारत के पास लगभग 800 पॉइंट समथिंग टन सोना है, ठीक है। देखिए भारत के पास तो बहुत ही सोना है, सिर्फ सरकार के पास नहीं है। जानते हैं भारत के जो लोग हैं, एक यहाँ पे ट्रेडिशन है, ठीक है, क्या है कि भैया घर में सोना होना चाहिए। हम लोग जो है कोई भी पर्व त्योहार होता है उसमें सोना का खरीदारी खूब करते हैं। लगभग 25,000 टन के करीब करीब एक आया था रिपोर्ट, 25,000 टन के करीब भारत के नागरिक हैं, उन लोग उसके पास जो है क्या है? सोना है, ठीक है, समझ रहे हैं। तो सोना भारत में बहुत है, मगर सरकार के पास नहीं, सरकार के पास इतना ही डाटा है, तो उतना ही डाटा लेके चलिए, ठीक है। बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? ठीक है, तो कल ही प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे। कहाँ पे गए थे भाई? कर्नाटक गए थे। कर्नाटक के बेंगलुरु में आपका ये बहुत बड़ा केंद्र है, जो एशिया का सबसे बड़ा, और बोइंग का अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा उसका केंद्र कहाँ पे होगा? ये जो कल उद्घाटन किया, आधुनिक परिसर का उद्घाटन किया गया है, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा कर दिया गया, ठीक है। तो नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है, इसको बिल्कुल भी याद रखिएगा। बोइंग का किया गया। अब देखिए बोइंग क्या है ना, बोइंग एक बहुत बड़ी कंपनी है जो क्या बनाती है? जहाज बनाती है, नहीं बनाती है, हाँ, तो बहुत बड़ी कंपनी है, अमेरिका की है, ठीक है, वो वहां का कंपनी है और भारत में अपना इकाई खोल रहा है, और बेंगलुरु में इसका कल उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी जानते चलिएगा। और साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या किए हैं? बोइंग सुकन्या कार्यक्रम भी शुरू किया है, ठीक है। जो महिलाएं हैं, महिलाओं को क्या है ना, इस क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा भागीदारी के लिए, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, तो महिला सशक्तिकरण में बोइंग सुकन्या कार्यक्रम भी साथ में शुरू किया। अगर आपको पूछे बोइंग सुकन्या कार्यक्रम कहाँ पे लॉन्च किया गया है, तो कहिएगा प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किए गए और बेंगलुरु में, ये इसी में भागीदारी को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग लिमिटेड प्रौद्योगिकी का केंद्र का स्थापना, उद्घाटन कहाँ किया गया? देखिए यहाँ पे ना 2-3 चीज हुआ है, कई बार तो एकदम समझते चलिएगा। अभी खेलो इंडिया यूथ गेम का आपका 6वां संस्करण शुरू हुआ है, ठीक है। कहाँ पे हुआ है? तो क्या कहिएगा? तमिलनाडु के चेन्नई में किया, तो उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी किए हैं, तमिलनाडु भी गए हैं, ठीक है। तो ये बात, वहां पे एक जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है, वहीं पे जो है कल आपका 6ठा खेलो इंडिया यूथ गेम आपका प्रारंभ हुआ है, ठीक है। अभी 31 जनवरी तक चलेगा। तो इसका उद्घाटन किए, वहां पे गए, वहां पे जाकर के बहुत सारे जो है आपका रेडियो होता है ना, उसका चैनल इस तरह से, ठीक है, उसका भी उद्घाटन किए, और बेंगलोर में जाके ये आपका किए। तो ये भी याद रख सकता है कि खेलो इंडिया यूथ गेम का 6ठा संस्करण का उद्घाटन किसने किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा करवाया गया। कहाँ पे हो रहा है? तो तमिलनाडु में हो रहा है, और जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में, ठीक है। चले, साथ साथ में वहां के मुख्यमंत्री भी थे, स्टालिन थे, फिर ये अपना ये गए थे अपना खेल मंत्री कौन है? अनुराग सिंह ठाकुर गए थे, ठीक है। चलते हैं आगे।
ज्यादा लंबा नहीं खींचते हुए जल्दी जल्दी करते हैं आज, ठीक है ना। महातारी वंदना योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? देखिए महातारी वंदना योजना ना ये है सरकार का, ये क्या है, छत्तीसगढ़ में अभी इलेक्शन हुआ था हाल फिलहाल में, तो बीजेपी सरकार का मैनिफेस्टो में ही था कि हम जो है महातारी के लिए जो है कुछ अच्छा करेंगे, ठीक है। तो महातारी वंदना योजना शुरू किया गया है छत्तीसगढ़ सरकार, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है विष्णुदेव साय, ठीक है। तो वहीं पे क्या किया गया, इस योजना के तहत जो भी महिलाएं जो 30 वर्ष से लेकर 60 वर्ष की महिलाएं होंगी, शादीशुदा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शादीशुदा होना चाहिए, और जिसका इनकम 2.5 लाख रुपया से पर मंथ पर है ना, मतलब एक प्रत्येक साल 2.5 लाख रुपया से कम इनकम होना चाहिए, ठीक है। शादीशुदा होना चाहिए, 23 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक होना चाहिए, ठीक है। अगर जो ये सारा चीज होता है तो एक आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कीजिए, ठीक है, और आपको प्रत्येक महीना 1000 रुपया दिया जाएगा, ठीक है, महिलाओं को, समझ गए। 1000 रुपया दिया जाएगा, यानी एक साल में 12,000 रुपया दिया जाएगा। और ये काम किसने किया है? तो क्या कहिएगा, छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? विष्णुदेव साय। देखिए इस बार, इससे पहले ना लाडली बहना योजना आया था, यही वाला इसकी इसी तरह का था। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। इसका बहुत तारीफ हुआ, ठीक है। शिवराज सिंह चौहान जो है ना, इसके लिए बहुत ज्यादा इसका तारीफ हुआ, और बहुत महिलाएं इसके सपोर्ट में भी थी। इस बार जो इसका वोट आया तो कहीं ना कहीं ये सब योजना भी बहुत ज्यादा लोग को लाभ पहुंचाया है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश सरकार के तर्ज पे महातारी वंदना योजना कौन शुरू कर रहा है? छत्तीसगढ़ कर रहा है। क्या कहिएगा? 23 साल से 60 वर्ष की उम्र होना चाहिए, शादीशुदा होना चाहिए, उस परिवार का जो है इनकम 2.5 लाख रुपया से कम होना चाहिए, अगर ज्यादा होगा तो नहीं होगा। ऐसे जो भी महिलाएं होंगे उसको, और ये जो भी महिलाएं सिर्फ ये महिला के लिए है, ठीक है, लड़कियों के लिए नहीं है, शादीशुदा होना चाहिए, और 1000 रुपया पर मंथ उसको मिलेगा, प्रत्येक महीना 1000 रुपया दिया जाएगा। एक साल में 12,000 हो गया, हो गया कि नहीं हो गया? तो कौन हो गया? छत्तीसगढ़, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ जोरा छठ नहीं चला क्या? छत्तीसगढ़ आज कहीं नहीं चल रही है, ठीक है, क्योंकि सैटरडे है, तो आज सैटरडे में जल्दी जल्दी कीजिए, है कि नहीं है। चलिए आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है। आगे अगला क्वेश्चन क्या है? विंग्स इंडिया अवार्ड 2024 का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार किसने जीता है? ठीक है, तो विंग इंडिया अवार्ड अभी आपका देखिए, अभी आपका किया जा रहा था ना, अभी कल भी बताए थे आपको कि आयोजन आपको किया जा रहा है कहाँ पे भाई, विंग इंडिया का। इस बार तो कहाँ? बेगमपेट हैदराबाद में किया जा रहा था, वहां पे ज्योतिरादित्य सिंधिया गए थे, तो इसमें अवार्ड भी दिया जाता है। तो इसमें कुछ प्रकार के अवार्ड दिए। सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का अवार्ड जो है इस बार बेंगलुरु को और दिल्ली को संयुक्त रूप से मिला था। ए और बी दोनों हो जाएगा। क्या कहिएगा? विंग इंडिया अवार्ड 2024 का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार बेंगलुरु और दिल्ली दोनों को मिला है। तो सी कर लीजिएगा, संयुक्त रूप से लोग को क्या कहिएगा? संयुक्त रूप से इसको दिया गया है, ठीक है। क्या कहिएगा? संयुक्त रूप से बेंगलुरु और दिल्ली। देखिए सिविल एविएशन के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए उत्तर प्रदेश को सरकार को क्या कर दिया गया? स्टेट चैंपियन पुरस्कार। कहेगा कि विंग्स इंडिया अवार्ड का स्टेट चैंपियन पुरस्कार किसको दिया गया? क्या कहिएगा? उत्तर प्रदेश सरकार को। क्यों दिया भाई? तो सिविल एविएशन क्षेत्र में बहुत बेहतर प्रदर्शन किया। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन का पुरस्कार किसको दिया? विस्तारा को दिया है, ठीक है। तो विस्तारा, सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन का पुरस्कार विस्तारा, सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार बेंगलुरु और दिल्ली, ठीक है, और चैंपियन पुरस्कार किसको दिया गया? उत्तर प्रदेश सरकार को दिया गया, ठीक है। और यहीं पे कहेगा कि ये क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल कनेक्टिविटी के लिए पुरस्कार किसको दिया गया था? क्या कहिएगा? एयर इंडिया को दिया गया, ठीक है। तो ये 4 को आपके लिए इंपोर्टेंट है। एयर इंडिया को इंटरनेशनल कनेक्टिविटी के लिए एयर इंडिया को दिया गया, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार बेंगलुरु और दिल्ली को दिया गया है। उसके बाद सिविल एविएशन के लिए स्टेट चैंपियन पुरस्कार किसको? उत्तर प्रदेश को। और सबसे अच्छा एयरलाइंस कौन सा है? तो विस्तारा है, ठीक है। और इंटरनेशनल कनेक्टिविटी ऐसे भी जानते हैं ना, अंतरराष्ट्रीय जो भी उड़ान भरता है एयर इंडिया, लोग बोलता है कि एयर इंडिया से आए हैं, सुनता है कि नहीं सुनता है? तो उससे से याद रखेगा कि इंटरनेशनल कनेक्टिविटी के लिए विंग्स इंडिया अवार्ड 2024 किसको? एयर इंडिया को। सर्वश्रेष्ठ अच्छा एयरलाइन कौन है? तो विस्तारा है कि नहीं है? तो ये बिल्कुल भी याद रखिएगा। और दिया किसके द्वारा गया है? तो यही हम लोग का जो है विमानन मंत्री है ज्योतिरादित्य सिंधिया है, ठीक है, उसी के द्वारा दिया गया है। और इस बार आयोजन आपको कहाँ हो रहा था? तो बताया था ना कि 106 देश के लगभग 1500 लोग इसमें क्या हो गए हैं? भाग लिए हैं। बहुत बड़ा आयोजन किया गया, ठीक है। कहाँ पे? हैदराबाद में, ठीक है। चलता है अगला क्वेश्चन। आइए अगला क्वेश्चन क्या है? रेन आई रिफ, ठीक है। रेन आई रिफ क्षेत्र किस सागर में स्थित है? ठीक है, तो रेन आई रिफ जो है आपका बहुत ज्यादा चर्चा में बना हुआ है। क्यों बना हुआ है चर्चा में? देखिए ये क्षेत्र को लेकर बहुत विवाद चल रहा था, किसके पास किसके बीच? तो ये फिलीपींस और चीन के बीच, ठीक है। जानते हैं फिलीपींस और चीन हमेशा लड़ता रहता है। क्यों लड़ता रहता है भाई? वहां पे एक सागर है जिसको हम लोग दक्षिण चीन सागर कहते हैं, और दक्षिण चीन सागर कभी बोलता है कि वो मेरा है, कभी वो बोलता है कि वो मेरा है, ठीक है। और यही मेरा मेरा के चक्कर में हमेशा इन लोग के बीच लड़ाई चलता रहता है। और इसी लड़ाई के चक्कर में हम लोग से जो है ना फिलीपींस ब्रह्मोस भी खरीद लिया कि नहीं, आप अपने पास रखेंगे, नहीं रखेंगे तो कभी भी चीन हम पे क्या करेगा? हमला कर देगा। तो वहीं पे आपका रिनाई रीफ है, ठीक है। तो इसी क्षेत्र में ये आपका दक्षिण चीन सागर है, इसको बोलते हैं 9 डैश लाइन। क्या बोलते हैं? 9 डैश लाइन कहने का मतलब है ये चाइना के द्वारा ये डैश लाइन दिया गया है, और इस डैश लाइन के भीतर जो भी क्षेत्र है वो किसका है? चीन का है। कौन बोलता है ये बात? चीन बोलता है, ठीक है। कौन बोलता है? चीन बोलता है। चीन का कौन है भैया? जी जिनपिंग बोलता है, ठीक है।
कि ये मेरा 9 डैश लाइन है, और देखिए इसी 9 डैश लाइन के अंदर कौन आ जाता है आपका, वियतनाम आ जाता है। इसी वजह से बोलता है वियतनाम के बारे में, सॉरी वियतनाम बोल रहे हैं, ताइवान, ठीक है, गलती हो गया है, वियतनाम यहाँ पे है, ठीक है, ताइवान, ठीक है। देखिए ताइवान को अभी बताया था ना, ताइवान के बारे में बताया था, इसी वजह से ताइवान से देखते हैं हर दिन बोलता है कि ताइवान हम लोग का है, हर दिन हवाई हमला करने के लिए तैयार ही रहता है, ठीक है। तो ये 9 डैश लाइन समझ जाइएगा, ये 9 डैश लाइन के अंदर में जो भी चीज पड़ेगा, ठीक है, उस पर किसका दवा है, तो क्या कहिएगा, चाइना का, और इसी के भीतर आपका ये जो है क्षेत्र पड़ता है। तो 3-4 क्षेत्र हमेशा विवाद में रहता है, जिसके बारे में अभी आपको बताया है, ठीक है, रेनाई रिफ, ठीक है, रेनाई रिफ में क्या है ना कि अभी ये द्वीप यहीं पे पड़ता है आपका, देखिए ये फिलीपींस है ना, ये छोटा सा पड़ता है, ठीक है, यहाँ पे स्कार्बोसोल है ना, तो इसी के बगल में ही पड़ता है। यहाँ पे क्या कहता है ना, ये चाइना वाला कहता है कि ये मेरा है, ठीक है, और ये फिलीपींस वाला कहता है कि ये मेरा है, तो इन लोग के बीच विवाद है। तो फिलीपींस का कुछ जहाज जो है यहाँ पे आ गया था, तो आने की वजह से यहाँ पे हो गया हल्ला गुल्ला, तो यही दोनों के बीच, फिलीपींस के बीच और चाइना के बीच अब समझौता हो गया है, ठीक है, समझौता बहुत मुश्किल से हुआ है, तो ये आपका आ गया है चर्चा में, तो चर्चा में आ गया, तो बिल्कुल भी याद रखिएगा, रेनाई रिफ कहिएगा कि किस क्षेत्र में, तो क्या कहिएगा, ये आपका दक्षिण चीन सागर में है, दक्षिण चीन सागर में 3-4 द्वीप को याद रखिएगा, स्प्रेटली आइलैंड, ये यानी स्प्रेटली द्वीप बिल्कुल भी याद रखिएगा, यहाँ 3 देश के बीच लड़ाई चलता है, मलेशिया, ब्रुनेई और चाइना के बीच, ठीक है, और फिलीपींस के बीच, ये बात तो बिल्कुल भी याद रखिएगा। एक आपका पार्सला आइलैंड है जो वियतनाम के साथ लेकर करके हमेशा लफड़ा चलता है, ठीक है, इधर आइएगा तो इधर तो आपका ये स्कार्बोरो क्षेत्र है। देखिए इस द्वीप को जिसके बारे में बोले ना, रेनाई द्वीप, ठीक है, इस द्वीप को 2-3 नाम किया, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, नानसा, क्या बोलते हैं, नानसा द्वीप कहते हैं, नानसा द्वीप का भाग मानता है, कौन मानता है, तो चाइना मानता है, ठीक है। और फिलीपींस इसको कौन सा द्वीप कहता है, तो क्या बोलिएगा इसको, ये इसको बोलिएगा आपका बड़ा बढ़िया नाम है, एनिनसोल ऐसे करके नाम है, ठीक है, याद नहीं आ रहा, ठीक है, तो उसका दूसरा नाम है, ठीक है ना। तो वहां पे हो रहा था इन लोग के बीच बहुत ज्यादा झड़प, और झड़प होने के चक्कर में हो गया थोड़ा शांति समझौता। जब शांति समझौता हो गया है तो हम लोग को थोड़ा सा जान लेना है, ठीक है। तो यही है आपका 9 डैश लाइन। तो ये बात याद रखिएगा कि 9 डैश लाइन के भीतर जो भी क्षेत्र पड़ेगा वो कौन कब्जा मांग करता है, चाइना बोलता है कि वो चीज हमारा है, ठीक है, उसमें कोई हक हिस्सा नहीं होगा। तो उसी के अंदर में आपका देखिए ये पार्सल द्वीप समूह है, ठीक है, ये आपका स्पिरिटली द्वीप समूह है, ये आपका स्कार्बो क्षेत्र है, और जो आपको अभी बताए थे वही रिनाई, वो आपका वो भी उसी में पड़ता है, ठीक है। तो फिलीपींस, देखिए फिलीपींस, चीन को तो जानते ही, थोड़ा फिलीपींस में आ जाइए। तो फिलीपींस का राजधानी कहाँ है, मनीला है। कौन मनीला, जहाँ पे कौन है, मनीला में है ना भैया, कौन, एडीबी, एशिया विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है, यहीं पे है। और इसके अभी आपका कार्यकारी निदेशक चुने गए विकासशील, ठीक है। तो विकासशील का तो नाम बिल्कुल भी याद रखेगा, ठीक है, विकासशील जी को क्या चुना गया है, कार्यकारी निदेशक चुना गया है, और इसी का मुख्यालय कहाँ पे है, फिलीपींस के मनीला में है, ठीक है। इसका स्थापना कब हुआ था भैया, 1966 में हुआ था, ठीक है। कितना सदस्य देश है, 68 सदस्य देश है, 49 एशिया के हैं, और बाकी बचा कितना किसके हैं, तो अदर एशियन कंट्री है, ठीक है। तो ये फिलीपींस में है, फिलीपींस का राजधानी तो बोल ही दी आपको, मनीला है ना। तो ये आपका ये स्थिति है, और इसी स्थिति को लेकर हमेशा इन लोग के बीच हल्ला गुल्ला चलता रहता है। समझ गए फिलीपींस के बारे में। अभी देखिए यहाँ पे आपको बताए थे हम ताइवान में अभी नए राष्ट्रपति बने हैं कि नहीं बने हैं। अभी हाल फिलहाल में यहाँ पे विवाद चल रहा था, साइन वेंग के जगह में विलियम जी आ गए, बताए थे कि नहीं। चलिए, तो ये सारा चीज है, तो आप लोग को समझते चलना है। यही है आपका इस बार जो है विंग इंडिया 2024 अवार्ड दिया गया है, महातारी वंदना योजना। तो ये है आपका कौन वाला, जो वाला क्षेत्र आपको हम बताएं, ये बोइंग इंडिया का जो बहुत बड़ा केंद्र खोला गया है, किसके द्वारा उद्घाटन किया गया, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया है, ठीक है। तो चलें, समझ गए ना मेरे हिसाब से सारा चीज। तो रेनाई रिफ क्षेत्र किस सागर में स्थित है, तो क्या कहिएगा, ये दक्षिण चीन सागर में, जो दक्षिण चीन सागर आपको दिखाया है, ठीक है। देखिए दक्षिण चीन सागर का 9 डैश लाइन समझ जाइएगा ना, तो सब कुछ आपका यहीं पे आपका सारा चीज है, स्कार्बो जो है, फिर आपका जो भी स्पिरिटली द्वीप है, ठीक है। तो हमेशा ये विवाद में रहता है, और यही भी द्वीप आपका विवाद में था, और इस द्वीप में दोनों के बीच समझौता हो गया है, और समझौता होने के बाद ये आपका आ गया है चर्चा में, ठीक है। वो क्यों चर्चा में, फिलीपींस और चाइना के साथ समझौता होना ये अपने आप में एक ऐतिहासिक बात है, ठीक है। हमेशा लड़ता रहता है लोग। तो दक्षिण चीन सागर में आपका ये द्वीप का स्थिति है, समझ गए। चलें, और यहाँ पे मेरे हिसाब से कोई क्वेश्चन नहीं है, ज्यादा क्वेश्चन रहता तो फिर हम आपको बताते, ठीक है ना। तो सबसे अधिक जो है महंगा करेंसी किसका है, तो कुवैती दिनार हो जाएगा। भारत के पास स्वर्ण भंडार में भारत का स्थिति कितना है, तो क्या कहिएगा, 9वें स्थान पे है। और कितने वर्ष के बच्चे को पढ़ाया जाएगा, तो क्या कहिएगा, 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को नहीं भेज सकते हैं आपका कहाँ पे, कोचिंग संस्थानों में, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन यही था।